हे गाइस, मैं हूँ आपके साथ दीपिका और आप सुन रहे हैं मिस्टर इरिटेटिंग, जिसे लिखा है नीलेश शर्मा जी ने। तो अभी तक आपने देखा अनंत काव्या के घर तक पहुँच चुका था, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि उसका एक फियांसे है और इस बात से वो बहुत दुखी हो जाता है और वापस लखनऊ आने वाला है। तो चलिए आगे जानते हैं क्या चल रहा है इस कहानी में। 12 अगस्त, लखनऊ। लखनऊ स्टेशन मेरी आखिरी मंजिल, जहाँ से मैं चला था। एक बार फिर मैं वहीं पहुँच गया, इस बार सब कुछ हार कर। लोग अपनी मंजिल पर जाने के लिए परेशान थे। वो अपनी औकात के अनुसार ट्रेन के डिब्बे में बैठ रहे थे, जनरल, स्लीपर, एसी। मैं अपनी मंजिल से हार कर फिर वहीं पहुंच गया, जहां अब मेरे साथ कोई नहीं था। सब एक एक करके मुझसे दूर हो गए। अब मैं एक ऑफिशियल लूज़र था, जिसके पास न कोई दोस्त थे, न कोई ज़िंदगी और न कोई जॉब। वो पेपर बेचने वाला लड़का भी मुझसे कहीं ज़्यादा अमीर था, क्योंकि वो खुश था। मैं लखनऊ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर बैठा था। मेरे बगल में एक बूढ़ा लंगड़ा आदमी कोई गीत गुनगुना रहा था। उसकी आवाज़ में एक दर्द था। बेशक उसके पास पैर नहीं थे, पर उसने अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानी थी। पर मैंने अब हार मान ली थी। अब मेरे पास जीने का कोई ज़रिया नहीं बचा। मेरे घर वाले, जिनसे बात किए महीनों बीत गए थे, मैं उनकी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मैं अब गहरी नींद में सोना चाहता था, ऐसी नींद जिसका कभी अंत न हो। और वो नींद मुझे उस ट्रेन के पहिए के नीचे नज़र आ रही थी। कभी कभी हम जिंदगी में बहुत जल्दी हार मान बैठते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास अब कोई कारण नहीं बचा जीने का। सबकी कहानियों में जीने का रस खोजते खोजते अपनी खुद की कहानी में मैं ऐसा खो चुका था, जहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। कहते हैं भगवान खुद ही हमारा भाग्य लिखते हैं। फिर उन्होंने क्यों मुझसे सब कुछ छीन लिया? क्या सचमुच हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं? मैंने अपनी जेब से सारे बचे हुए पैसे निकाले। कितने थे मुझे नहीं पता। मैंने देखने की कोशिश भी नहीं की। मैंने वो पैसे बगल में बैठे उस आदमी के कटोरे में रख दिए। वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। उसके होठों पर वो गीत अभी भी था। मैं आखिरी बार सबसे माफ़ी मांगना चाहता था, अपने दोस्तों से, काव्या से, आशी से। मैं पापा से कहना चाहता था कि पापा, आपका बेटा हार गया। मुझे अपनी माँ के गोद में एक बार सर रखकर सोना था। मुझे आखिरी बार सूर्य नारायण की बातें याद आ रही थी। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। शायद मेरा अब इस अनंत दुनिया से जाना ही अच्छा था। मैं अब जीने की आस छोड़ चुका था। मैंने एक लेटर लिखा, शायद मेरा आखिरी लेटर, मुझे लिखना जो पसंद था। मैंने उस लेटर में सबसे माफ़ी मांगी, अपने परिवार वालों से, अपने रूठे दोस्तों से, अपने प्यार से और काव्या से। ये लेटर मैं सैंडी को देना चाहता था। मैं आखिरी बार सैंडी से बात करना चाहता था। मैंने अपने बगल में बैठे एक लड़के से फ़ोन मांगा, जो मेरी ही तरह ज़िंदगी से थका हुआ लग रहा था। पहले तो उसने बोला कि उसके पास फ़ोन नहीं है, फिर ना जाने क्या सोचकर उसने मुझे अपना फ़ोन दे दिया। सैंडी का वो वीआईपी नंबर मुझे अभी भी याद था। हाँ जी, कौन? फ़ोन उठ गया। सैंडी, अगर तुम 15 मिनट में आ जाओ तो अच्छा है, या फिर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर तुम्हें एक बिना पैर वाला आदमी मिलेगा। वो तुम्हें एक लेटर देगा। प्लीज़ मेरा आखिरी काम कर देना यार।
मैंने सबको बहुत परेशान किया, पर अब नहीं करना चाहता। मुझे माफ़ करना इस बार। मैंने बिना उसका जवाब सुने फ़ोन रख दिया। मुझे पता था उसे बीसीडी से आने में 1 घंटे से कम नहीं लगेंगे। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी इस दुनिया से जाने से पहले आए। मेरे शरीर का हर भाग मुझसे नाराज़ था। मेरा पूरा बदन टूट रहा था। मैंने बगल में लगे नल से ढेर सारा पानी पिया और आखिरी बार आंखें बंद की। मेरी पूरी कहानी अब मेरी बंद आंखों के सामने थी, पर शायद अब इसे बताने ये सुनाने वाला कोई नहीं था। आज मेरी असली कहानी का अंत होने वाला था। अगले 5 मिनट में किसी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की घोषणा सुनी। मेरी आंखें खुल गई। ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी 5 मिनट थे। मैंने आखिरी मिनट के लिए अपनी आंखें फिर बंद की। इस बार महादेव का प्रतिबिंब मेरे सामने था, जो मेरे हर काम में मेरा साथ देते थे। वो आज शांत थे। ट्रेन के आने का सिग्नल हो गया। मैं दुनिया से हमेशा के लिए जाने वाला था। महादेव का नाम लिया। मैंने निश्चय किया कि इस ट्रेन के नीचे मैं अपनी कहानी का अंत करूंगा। ट्रेन की तेज आवाज़ मेरे कानों में साफ सुनाई देने लगी। ना चाहते हुए भी मैंने आखिरी बार कहा, हर हर महादेव। अचानक मेरे गाल पर किसी ने जोर का प्रहार किया। मेरे जबड़े पूरी तरह से हिल गए। सामने अनिरुद्ध खड़ा था। उसने मेरी कॉलर पकड़ ली और वो घोंसों की बरसात करने लगा। मेरी आंखों में आंसू थे। साले हरामी, लूज़र, मरने वाला है। तेरे मरने की भी औकात नहीं है। तुझे तो मरने के बाद भी कोई नहीं पूछेगा। अनिरुद्ध मुझे गालियों पे गालियां दिए जा रहा था। जा मर जा साले। साले ऐसे दोस्त हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लम पर मरने निकल जाते हैं। बुज़दिल कहीं का। वो तो अच्छा हुआ सैंडी का फ़ोन मेरे पास था और हम चार बाग में ही थे। मेरी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वो थक कर मेरे बगल में आकर बैठ गया। सॉरी यार, मुझे माफ़ कर दो। सब मेरी वजह से हुआ। मैं उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगा। उसने मेरे सर को दूर झटका और अपनी जेब से फ़ोन निकाला। हाँ बे, चिंता मत कर, मिल गया साला। 5 पे आ जाओ। थोड़ी देर के बाद साजन और सूर्य नारायण भागते हुए वहां पहुंचे। वे दोनों बुरी तरह से हाँफ रहे थे। सूर्य नारायण वहीं नीचे बैठ गया। दोनों ने आज साफ और अच्छे कपड़े पहने हुए थे। मैं साजन से आंख नहीं मिला पा रहा था। मिलो इनसे, मिस्टर इरिटेटिंग, मरने चले हैं, अनिरुद्ध ने साजन से कहा। इस बार साजन ने मेरे कॉलर को पकड़ लिया। बेटा, ओकरे पहले हमें तो के मार देब। उसने भी कुछ घूंसों की बरसात की। वो मुझे घेरे हुए थे। लोग मुझे मार खाते हुए देख रहे थे। बगल में बैठे बूढ़े आदमी के मुंह से अब कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने अपना गाना गुनगुनाना भी बंद कर दिया। सैंडी कहाँ है? मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकाली। मेरे जबड़े अभी भी दर्द कर रहे थे। आपको पता चल जाएगा अनंत, सूर्य नारायण ने कहा। मुझे सूर्य नारायण से काफ़ी हमदर्दी थी, क्योंकि कम से कम उसने मुझ पर अपना हाथ साफ नहीं किया। हम स्टेशन से बाहर आए। मेरे दोस्तों ने मुझे फिर एक नई ज़िंदगी दे दी थी। इन 2 सालों में उनके कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं बदला था। अनिरुद्ध ने जाने के लिए ऑटो किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। उसने ऑटो वाले से कहा। 200 लगेगा, ऑटो वाले ने कहा। पहली बार साजन ने ऑटो वाले से कोई मोल भाव नहीं किया। मैं ऑटो की पिछली सीट के बीच में बैठा था। मेरे दोनों तरफ अनिरुद्ध और साजन बैठे हुए थे और सूर्य नारायण आगे ड्राइवर के बगल में था। थैंक यू यार, तुम लोग वापस आ गए।
मैंने बड़ी मुश्किल से साजन से नजरें मिलाते हुए कहा, बेटा, अभी तो बहुत मार खाने वाला है। तुझे क्या लगा तू बिना बताए सैंडी के एक्सीडेंट के 10,000 दे देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा? साजन ने कहा। क्या? सूर्य नारायण ने कहा, जो हमारी बातों पर अपने कान लगाए हुए था। हाँ, ये उस दिन हीरो बनकर निकले और डॉक्टर को सैंडी के एक्सीडेंट के पैसे भरकर हमें न बताने को कहा। साले, तेरे पास तो उस दिन मूवी देखने को भी पैसे नहीं थे, तू लाया कहाँ से इतने पैसे? अनिरुद्ध ने कहा। वाशी ने दिए थे, मैंने कहा। सूर्य नारायण ने भी इस बार अपना हाथ साफ किया। अब उससे भी मेरी सारी हमदर्दी खत्म हो गई। अबे बस कर, कहीं ये बेचारा यहीं न मर जाए, अनिरुद्ध ने व्यंग कसा। पर हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे इस सवाल का जवाब देना किसी ने उचित नहीं समझा, या शायद वो इसका जवाब देना नहीं चाहते थे। मुझे अभी भी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे साथ थे। हमारे ऑटो ने हमें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक पहुंचा दिया। हम ऑटो से बाहर निकले। वहाँ काफ़ी चहल पहल थी, बहुत सारी गाड़ियाँ, जिसमें कुछ महंगी और वीआईपी गाड़ियाँ भी थी, जिन्हें मैंने टीवी ऐड में देखा था। साजन ने ऑटो वाले को उसका किराया दिया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हम आगे बढ़े और सामने गेट के पास पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरी अपनी कहानी मेरे सामने थी। मिस्टर इरिटेटिंग, हर लम्हे की एक कहानी होती है। अनंत श्रीवास्तव। मैंने सामने बैनर पर लिखा हुआ देखा, पर ये कैसे हो सकता था? मेरी डायरी तो मुंबई के किसी डस्टबिन में पड़ी है। मैंने अपने से दूर खड़े सैंडी को देखा। वो किसी गेस्ट से बातें करने में जुटा हुआ था। उसके गले में एक रंगीन पट्टा लटक रहा था, जो एक खास मेंबर का होता है। इस वक्त मेरी आंखें आंसुओं से भर आई, पर ये खुशी के आंसू थे। तीनों ने मुझे कवर किया। वो मुझे सीधे बाथरूम में लेकर गए। अंदर से दरवाज़ा लॉक करने के बाद वो एक साथ चिल्लाने लगे। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरी पहली नॉवेल पब्लिश हो चुकी है। नाम भी वही था। थोड़ी देर के बाद सैंडी अंदर आया। मैं उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाले पर जड़ दिया, पर उसका प्रहार थोड़ा कम था। मेरे चारों दोस्तों ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मेरे शरीर का सारा दर्द गायब हो गया, सिवाय मेरे जबड़े के। मैं उनसे अलग हुआ। पर ये नॉवेल तो मैंने फेंक दी थी, ये पब्लिश कैसे हुई? मैं अभी भी इस सस्पेंस से अनजान था। साले, तुझे याद है जब मैंने तेरी डायरी पढ़ने के लिए लिया था, तेरे मुंबई जाने से पहले? उसके पहले मैंने इसकी एक कॉपी पब्लिशर को दे दिया था, क्योंकि मुझे पता था तू ये आशी को दे देगा। ये स्टोरी सबके बीच जानी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये सब किया। और रही बात मार्केटिंग की, तो मुझे पता ही है, मेरे भैया फ्लिपकार्ट में काम करते हैं। तो इसके फर्स्ट ईयर से फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करने का मतलब अब मुझे समझ आया। थैंक्स यार, मैंने उसे गले लगा लिया। सैंडी ने बताया कि थोड़ी देर में मेरा इंटरव्यू होने वाला है और मेरी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। सैंडी अपना नीला शर्ट मुझे पहनाया। उसका शर्ट मुझे फिट होता था। अनिरुद्ध ने अपने जूते कुर्बान किए। पैंट निकालने को कोई राज़ी नहीं हुआ। सूर्य नारायण ने मेरे शर्ट की जेब में एक चमकता हुआ पेन लगाया। आधे घंटे में तेरा इंटरव्यू है, राइटर भिखारी बनकर जाएगा तो कैसा लगेगा? सैंडी ने मेरे शर्ट को सही करते हुए कहा। बस भाई, एक रिक्वेस्ट है। सब साजन की ओर देखने लगे। 2-3 लड़कियां इधर भी ट्रांसफ़र कर देना। सब जोर जोर से हंस पड़े। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सब एक दूसरे को देखने लगे। सैंडी भाग कर गेट के पास पहुंचा।
उसने गेट को हल्का सा खोलते हुए हमारी तरफ देखा। कौन है? अनिरुद्ध ने इशारे से पूछा। सो गाइस प्लीज वेलकम आशी शर्मा। नाम सुनते ही सब चिल्लाने लगे। दरवाजे से आशी अंदर आई। मैं उसे लगातार देखे जा रहा था, मानो मैं उसे पहली बार देख रहा हूँ या आखिरी बार। उसने आते ही मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। आई एम रियली सॉरी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे सैंडी ने कॉल करके सब बता दिया। कुछ मत कहो। मैं उसके गले से लिपटा रहा। डफर, तुम इतने गुस्से में क्यों निकले? एक बार वापस नहीं आ सकते थे? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ? और तुमने अपना फ़ोन भी बंद कर रखा था। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हुई। वो शिकायत पर शिकायत किए जा रही थी। मैं चुपचाप उसकी सारी शिकायतों को सुनता जा रहा था। वो तो सैंडी ने मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया तुम्हारे जाने के बाद, आशी ने कहा। सर, आपके पास 5 मिनट हैं, लोग वेट कर रहे हैं। किसी लड़की ने हमें गेट के पास से इन्फॉर्म किया। वो शायद इस इवेंट की कार्यकर्ता रही होगी। हाँ, बस अभी आ रहे हैं, कहता हुआ साजन उसके पीछे भागा। मैंने आशी की ओर देखा। उसकी भीगी पलकें न जाने कितनी शिकायत कर चुकी थी। चलो पहले प्रॉमिस करो, मैं कभी भी कितना भी गुस्सा हो जाऊं, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, आशी ने कहा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी गुस्सा होने का मौका अब नहीं दूंगा, मैंने उसे गले लगाते हुए कहा। हम बाथरूम से बाहर निकले। लोग मिस्टर इरिटेटिंग के राइटर का इंतज़ार कर रहे थे, जो भी कुछ देर पहले मरने जा रहा था। मुझे आज एक बड़ी सीख मिली। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। शायद अगला पल हमारी सफलता के इंतज़ार में बाहें फैलाए बैठा हो। मेरी ज़िंदगी ने एक अजीब करवट ली। मेरे दोस्त मुझे फिर से मिल गए। मैं उन्हें अब कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे मेरी आशी मिल गई। मैं अपनी हालत पर हंस रहा था। महादेव ने सब कुछ सही कर दिया। हम अपने भगवान, खुदा, गॉड से यही तो उम्मीद लगाए रहते हैं। बेशक वो पूरी हो या ना हो, पर उसी उम्मीद की वजह से हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और हमें ये उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं ये सीख भूल गया था। सर प्लीज़ एक ऑटोग्राफ। एक लड़की ने मेरी तरफ अपनी किताब बढ़ाई। मैं उसकी तरफ देखा। क्या मैं ऑटोग्राफ दे सकता हूँ? मैंने खुद से पूछा। मैंने पहली बार खुद की लिखी नॉवेल का कवर देखा और उस पर अपने हाथ फेरे। सर, इसका नाम मिस्टर इरिटेटिंग क्यों है? उस लड़की ने पूछा। मिस्टर इरिटेटिंग, इसका मतलब तो मुझे खुद नहीं पता था कि आखिर ये मुझे क्यों बोला गया। वो लड़की अभी भी मेरे सवालों के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। आई डोंट नो, मैंने कहा। मैं आगे बढ़ गया। लोग अपनी अपनी किताबों पर ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े थे। हमें ऑडिटोरियम की सबसे आगे वाली सीट पर बिठाया गया, जहां मेरे सामने स्टेज और मेरी किताब का बोर्ड लगा हुआ था। तो गाइस, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द ऑथर ऑफ मिस्टर इरिटेटिंग, अनंत श्रीवास्तव। नाउ ही इज ऑल योर्स। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन वन बाय वन। एंकर के इस जोरदार घोषणा करने के बाद ऑडिटोरियम तालियों की आवाज़ से गूंज पड़ा। मेरा हाथ आशी के हाथ में था। वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने तो उसका साथ कभी न छोड़ने का वादा किया था। मैं आशी के साथ स्टेज पर पहुंचा। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर डेब्यू नॉवेल। आपकी नॉवेल काफ़ी चर्चा में है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये रियल स्टोरी है? एक मेरी तरफ नौजवान लड़के ने मुझसे सबसे पहला प्रश्न किया। यस, इट्स अ रियल स्टोरी। हाँ, ये सच्ची कहानी है। एक लड़की ने अगला सवाल किया। सर, आपकी नॉवेल में हैप्पी एंडिंग नहीं है।
क्या आपकी रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग है? हैप्पी एंडिंग, मेरे रूठे हुए दोस्त मुझे वापस मिल गए। मेरी आशी मेरे साथ है। मैं ऑटोग्राफ देने लायक बन गया हूँ। पर क्या ये हैप्पी एंडिंग है? पर मुझे तो अभी भी मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले थे। आखिर इरिटेटिंग क्यों?